Video number 3 of chapter structure of atom class 9th, and today we discuss Rutherford alpha scattering experiment. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताता हूं, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बट वो जो एटॉमिक मॉडल था वो फेल हो गया था। ठीक है, अब रदरफोर्ड आए, अंस रदरफोर्ड। ठीक है, फुल नेम क्या है? अंस रदरफोर्ड। आप चाहो तो इसको सिंपली ई रदरफोर्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सारा वर्क किया था, बहुत सारे रिजल्ट दिए थे। किसमें? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर। इसलिए रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इन्होंने जो ज्यादातर अपना साइंटिफिक वर्क किया वो रेडियो एक्टिविटी पे किया, और सेकंड उन्होंने एटम के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। यस, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? रदरफोर्ड ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है 1 मार्क्स में, तो याद रखना। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी कि एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, और किसकी हेल्प से की थी? इसी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से की थी। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इनको केमिस्ट्री में 1908 में नोबेल प्राइज मिला था। यस, साइंस की फील्ड का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज इनको 1908 में केमिस्ट्री में ही मिला था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब ये किया तो क्या क्या इन्होंने सेटअप तैयार किया? तो एक तो इन्होंने ही सिलेक्ट गोल्ड फॉइल, एक गोल्ड की फॉइल ली। फॉइल समझते हो आप? सबके घर में एक एल्यूमिनियम फॉइल होगा जिसमें आप अपना खाना रैप करके स्कूल में लेके जाते हो। एल्यूमिनियम की फॉइल देखी है? देखी होगी ना एल्यूमिनियम की फॉइल। उन्होंने क्या लिया? उन्होंने गोल्ड की फॉइल ली। क्या ली? गोल्ड की फॉइल। क्यों ली गोल्ड की फॉइल? क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो फॉइल होगी वो जितनी ज्यादा थिन हो उतना उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो कम से कम मिनिमम थिन रिक्वायरमेंट थी उसकी। ठीक है, थिन फॉइल वो चाहता था। और जो मैलिएबिलिटी होती है, मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, दैट दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स और फॉइल बाय हैमरिंग देम। ठीक है, मतलब उनको हथौड़े से पीट पीट कर हम चादर की शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मैलिएबिलिटी होती है वो गोल्ड की होती है, इसलिए उसने गोल्ड को सिलेक्ट किया। समझ में बात? आपने देखा भी होगा कई स्वीट्स आती हैं, मिठाइयां आती हैं बाजार में जिनके ऊपर सिल्वर का वर्क चढ़ा होता है, सिल्वर का वर्क चढ़ा होता है, गोल्ड का वर्क चढ़ा होता है। तो गोल्ड फॉइल उन्होंने लिया। गोल्ड फॉइल समझ में आ रही बात? यानी ये जो मैंने ब्लैक कलर के सर्कल बना रखे हैं ये क्या है? गोल्ड के एटम है। समझ में आ रही बात? ये क्या है? गोल्ड के एटम्स है। समझ में आ रही बात? इतनी बात क्लियर हो रही है? गोल्ड के एटम्स है। और ये कितनी थिन है? ये ऑलमोस्ट ठीक है, गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस है, गोल्ड फॉइल थिकनेस इक्वल टू 1000 एटम। इतनी थिकनेस है कि जैसे 1000 एटम को रखकर थिकनेस अचीव होती है ना, बस उतनी ही थिकनेस है, यानी बहुत कम है। समझ में बात? तो क्लियर हुआ गोल्ड क्यों सिलेक्ट किया उन्होंने? क्योंकि गोल्ड की मैलिएबिलिटी क्या होती है? ज्यादा। गोल्ड को काफी पतला किया जा सकता है। सबसे ज्यादा पतला किस मेटल को किया जा सकता है? गोल्ड को। नेक्स्ट उन्होंने लिया एक अल्फा पार्टिकल। ये जो रेड कलर से जो आ रहे हैं ये क्या है? सब अल्फा पार्टिकल्स। क्या है ये? अल्फा पार्टिकल्स। अब आप कहोगे अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, तो मैं बता देता हूं। आप सबने हीलियम देखा होगा, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, एटॉमिक मास 4 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास 4 होता है। समझ में आ रही बात? तो अल्फा पार्टिकल इज ए डबली चार्ज हीलियम आयन। बेसिकली इस पे डबल चार्ज होता है, हीलियम आयन इसको बोल सकते हैं।
और इसका मास कितना है 4u, और अगर मास बहुत ज्यादा है तो इसके पास एनर्जी भी बहुत ज्यादा होगी, स्पीड भी बहुत ज्यादा होगी। समझ रहे बात? नेक्स्ट, अब आप खुद बताओ, एक गोल्ड फॉइल सामने रखी है और यहां से अल्फा पार्टिकल चल के आ रहा है। प्रोटॉन का मास कितना माना जाता है? प्रोटॉन का मास माना जाता है 1u। बताया गया था प्रोटॉन का मास कितना है 1u, और सामने से जो अल्फा पार्टिकल चल के आ रहा है वो क्या है 4u। तो क्या जब वो 4u आएगा तो क्या वो बीच में जो 1u है, प्रोटॉन 1u है, क्या वो 4u को डिफ्लेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सेटअप उसने तैयार कर दिया, उसने एक्सपेक्टेशन की। जब भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम सोचते हैं ना कि ये रिजल्ट आएगा। तो रदरफोर्ड ने भी सोचा, रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल रख दी, सामने से अल्फा पार्टिकल चला दिया, तो उसने सोचा कि बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन मेरे को नहीं मिलेगी। डिफ्लेक्शन समझते हो? मतलब जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे चले जाएंगे और ज्यादा उनकी स्कैटरिंग नहीं होगी। समझ में आ रही बात? तो क्या एक्सपेक्टेशन थी? ही डिड नॉट एक्सपेक्ट मच डिफ्लेक्शन, उसे ज्यादा डिफ्लेक्शन की उम्मीद नहीं थी, बिकॉज अल्फा पार्टिकल इज हैवियर देन प्रोटॉन, क्योंकि अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से ज्यादा हैवी होता है। प्रोटॉन एक अल्फा पार्टिकल को डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता, ये उसकी एक्सपेक्टेशन थी। सो अब तक मैंने आपको सिर्फ सेटअप और रदरफोर्ड के बारे में ही बताया, तो जल्दी से इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपी में नोट करो और फिर हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या रिजल्ट मिला अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड ने क्या सोचा था? रदरफोर्ड ने सोचा था कि ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसने जो अल्फा स्कैटरिंग की जो बम्बार्डिंग की है, अल्फा पार्टिकल जो छोटा है उसका मास प्रोटॉन से ज्यादा होता है, बट इसके रिवर्स हुआ। काफी सरप्राइज हुआ रदरफोर्ड। किस बात से सरप्राइज हुआ? उसने 3 बातें ऑब्जर्व की, वो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट उसने जो ऑब्जर्व किया वो क्या? मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल, क्योंकि उनका मास ज्यादा था इसलिए उनकी स्पीड भी ज्यादा थी, फास्ट मूविंग थे वो, इसलिए वो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास हो गए। यहां पर आप देख भी सकते हो, ये देखो, ये स्ट्रेट पास हो गया, ये अल्फा पार्टिकल भी स्ट्रेट पास हो गया, ये अल्फा पार्टिकल भी स्ट्रेट पास हो गया, ये अल्फा पार्टिकल भी स्ट्रेट पास हो गया। बीच में हम और भी बना सकते थे, यहां से ये देखो, यहां से ये अल्फा पार्टिकल भी ऐसे ही स्ट्रेट निकल गया। तो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल कैसे हो गए? ज्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट निकल गए। मतलब अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो 100% में से 90%, 100% में से 90% अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल की स्पीड जो थी वो बहुत ज्यादा थी। उसके बाद उसने सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या की? सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल विल स्कैटर्ड बाय द स्मॉल एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स की स्कैटरिंग हुई, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग हुई लेकिन थोड़े से एंगल पे। जैसे देखो, जैसे ये देखो, ये मुड़ गया यहां पर, है ना, ये देखो, ये अल्फा पार्टिकल यहां पर हो गया, मुड़ गया। और भी देख सकते हो आप, यहां से एक अल्फा पार्टिकल आया, इससे स्ट्राइक हुआ और ये ऐसे आ गया। आ रही बात समझ में? तो कुछ एक अल्फा पार्टिकल की जो डिफ्लेक्शन हुई वो थोड़े से एंगल पर हुई। समझ में आ रही बात? कुछ एंगल, जैसे 8 to 9% अल्फा पार्टिकल जो थे वो क्या हुए? स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। तो मैंने क्या बताया, 100% में से 90% तो स्ट्रेट निकल गए, 8 to 9% की डिफ्लेक्शन हुई बट स्मॉल एंगल के साथ हुई। लेकिन सरप्राइजिंगली इससे भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई कि हर 12,000 में से 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक पार्टिकल बिल्कुल उसी पाथ पर वापस आ जाता था जिस पाथ पर वो जाता था। जब 12,000 अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट गए तो उनमें से क्या हुआ? ज्यादातर स्ट्रेट पास हो गए, गोल्ड फॉइल को पार कर गए, कुछ थोड़े अदर एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन
हर 12,000 पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल बिल्कुल उसी पाथ पर वापस आ जाता है, रीबाउंड होता है। थर्ड क्या है, एवरी वन अल्फा पार्टिकल, जी हां, एवरी वन अल्फा पार्टिकल आउट ऑफ 12,000 विल रीबाउंड। हर 12,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल वापस उसी रास्ते पर आता है। ये प्रॉब्लम है, आ रही है ना बात समझने। अब देखो मैंने बताया था अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन से हैवी होता है। अब अल्फा पार्टिकल ऐसे आया, कोई ऐसे चल रहा है, ऐसे स्ट्राइक होके वापस आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसके रास्ते में, उसके सामने उससे भी कोई हैवी चीज रखी हुई है वहां पर, जिससे वो स्ट्राइक हुआ और वापस हुआ। एक बॉल को आप एक बॉल को फेंको और सामने दीवार हो, तो बॉल दीवार से स्ट्राइक होके वापस आएगी ना, बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर एक बॉल को मैं फेंकूं और उसके रास्ते में कुछ भी ना हो तो वो सीधी निकल जाएगी। लेकिन अगर एक बॉल को मैं ऐसे फेंकता हूं और उसके बीच में एक छोटी सी बॉल रखी हुई है, बिल्कुल छोटी सी बॉल, तो क्या वो वापस आएगी? नहीं आएगी, वो उसको अपने साथ लेके चले जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। ये रिजल्ट थे उसके। देखो ये मतलब इतना सरप्राइज हुए रदरफोर्ड, उन्होंने कहा कि ये तो कुछ ऐसा काम हो गया कि जैसे मैंने एक 15 इंच की शेल को, 9 इंच की लेंथ होती है एक ईंट की, ब्रिक की, ब्रिक्स तो देखी होगी, ईंटें तो देखी होगी, एक ईंट की लेंथ 9 इंच होती है। तो उसने कहा तो ये तो एक ऐसा रिजल्ट है कि जैसे मैंने एक 15 इंच की शेल को एक टिश्यू पेपर पे फेंक के मारा, सामने टिश्यू पेपर रखा, ये टिश्यू पेपर है, और यहां से मैंने 15 इंच की एक शेल को फेंक के मारा और वो टिश्यू पेपर से स्ट्राइक होकर वापस आकर मेरे को हिट कर गई। बात समझ में आ रही है ना। टिश्यू पेपर कितना हल्का है, हल्का है। आप इमेजिन कीजिए, आप थोड़ा क्यूरियोसिटी को बढ़ाइए और समझने की कोशिश कीजिए। यहां टिश्यू पेपर रखा हुआ है, टिश्यू पेपर तो आप सबने यूज किया होगा, कितना हल्का होता है, हवा के साथ उड़ जाएगा। और रदरफोर्ड ने यहां से 15 इंच की एक शेल को फेंक के मारा और वो टिश्यू पेपर से स्ट्राइक होकर वापस आके उसी के हेड पे लगी आके। इतना सरप्राइज हुआ रदरफोर्ड, बात समझ आ रही है, इतना सरप्राइज। देखो इसको एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। देखो कैसे, एक खुले मैदान में एक लड़का है, ठीक है, उस लड़के के सामने एक दीवार है और वो दीवार पर पत्थर फेंकता है, ठीक है, दीवार पर वो पत्थर फेंकता है। तो जब जब वो स्टोन पत्थर उस दीवार से स्ट्राइक होगा तो उसको एक इको सुनाई देगी, उसकी आवाज सुनाई देगी टकराने की। बात समझ में आ रही है ना। एक लड़का पत्थर फेंकता है सामने दीवार पर, दीवार से जब वो टकराता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, वो साउंड उसको सुनाई देगा ना, वो पास में ही खड़ा है उसके, ठीक है। कितनी बार सुनाई देगा? जितनी बार वो फेंकेगा। अगर वो 100 बार फेंकेगा तो उसे 100 बार सुनाई देगा। लेकिन अब थोड़ा सिचुएशन को बदल लो। कैसे? आप उस लड़के की जगह एक ब्लाइंड पर्सन को ले लो, ब्लाइंड, अंधा लड़का है, एक अंधा बच्चा है, एक अंधा पर्सन है जिसे दिखाई नहीं देता है, और सामने दीवार की जगह फेंसिंग यूज कर लो। क्या यूज कर लो? फेंसिंग। फेंसिंग समझते हो? वो जो हम रैकिंग कर देते हैं ना, जानवरों को बांध के, जिसको हम बाड़ा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, फेंसिंग कर दीजिए। फेंसिंग समझते हो ना? फेंसिंग उससे लकड़ी से बनती है। ऐसे फेंसिंग में गैप होता है, एक फिर इसके बाद एक, फिर इसके बाद एक, बीच में गैप होता है। अब उस आदमी को पत्थर फेंकने के लिए बोला जाए तो वो क्या करेगा? आप बताओ उसे कितनी बार आवाज सुनाई देगी? पहली बात तो वो ब्लाइंड है, तो ऑब्वियसली वो निशाना नहीं लगा पाएगा। समझ रहे हो ना बात को? फेंसिंग पर निशाना नहीं लगा पाएगा, दीवार तो है नहीं भी सामने कि चाहे कैसे मर्जी फेंक लो स्ट्राइक होगी होगी। दीवार की जगह क्या है? फेंसिंग। फेंसिंग आप समझते हो ना? बाड़ा, रैकिंग बोलते हैं जिसको हम। एक ऐसे एक फट्टा, फिर दूसरा फट्टा लगा देते हैं, ऐसे थर्ड, ऐसे गैप पर, गैप होता है उनके बीच में, बहुत बड़ा गैप होता है। मतलब ये देखो, ये है फेंसिंग। फेंसिंग ऐसे होती है, ये एक, फिर एक ये वुड का पीस, फिर ये एक वुड का पीस, और ये बीच में क्या है? गैप है। ये फेंसिंग है उसके सामने, और वो पत्थर फेंकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो हिट ही नहीं करता, टारगेट को हिट नहीं कर सकता क्योंकि ब्लाइंड है। सेकंड, अगर गलती से सही चला भी गया तो गैप इतना ज्यादा है कि बीच में से निकल जाएगा। तो क्या होगा उसके साथ? उसके साथ ये होगा कि 100 to 200 टाइम पर फेंकने के बाद उसे 1 या 2 बार मुश्किल से आवाज सुनाई देगी, है ना। 100 या 200 टाइम्स वो स्टोन को फेंकेगा फेंसिंग पे, और कहीं 1 या 2 बार जाके उससे स्ट्राइक होगी, है ना। बात समझ में आ रही है? तो यही हुआ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में। उसने सोचा था कि ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगी, बट अल्फा पार्टिकल की तो डिफ्लेक्शन हो गई। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन उसको मिली। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट
से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या रिजल्ट निकाला और कैसे उन्होंने एटॉमिक मॉडल तैयार किया वो डिस्कस करेंगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।